वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम वापस से जेईई मेंस के सॉल्यूशन लेकर आ गए और आज ही है 28 तारीख शिफ्ट 1 का पेपर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड हैं सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं और उनको एक एक करके डिस्कस करें ताकि आप लोग जान पाएं कि रियल में आपने कितना स्कोर किया है और साथ में जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं इन केस तो आप उनका सही सॉल्यूशन भी देख पाएं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियरली दिख रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लग रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि dy बाई डी एक्स पूरी तरह डिपेंड करता है y बाई एक्स पर। अगर हम पूरी इक्वेशन को x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आइए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। इस टर्म को ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, एक मिनट, इसको ऊपर नीचे पूरा x से डिवाइड कर देते हैं 1/√1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगी, प्लस ई रेज पावर y बाई एक्स यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स और यहाँ पर 1/√1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज पावर y बाई एक्स। ये निकल के आ गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा मेथड बिल्कुल सेट है। y बाई एक्स को हम लोग t रख देंगे तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। जैसे ही आप ये सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आपके पास निकल के आएगा y बाई एक्स को t रखेंगे, dy बाई डी एक्स को t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स रखेंगे। ये सारी वैल्यू रखते ही आपके पास निकल के आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ई रेज पावर t दिस मल्टीप्लाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये चीज़ निकल के हमारे पास आ गई। दोनों और इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन करते ही आपके पास निकल के आएगा ये साइन इनवर्स टी प्लस ई रेज पावर टी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है और वो है कि ये कर्व पास करता है 1,0 से, तो आप पुट कर देंगे इसमें 1,0 जहाँ से सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने के बाद हमसे बोला जा रहा है कि अगर 2 अल्फा कॉमा अल्फा इस पर लाई करता है तो अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। तो अब हम वापस इस पर पुट कर देंगे 2 अल्फा कॉमा अल्फा, यानी x की वैल्यू रखेंगे 2 अल्फा और y की वैल्यू रखेंगे अल्फा। जैसे हम x और y की वैल्यू रखते हैं हमारे पास तुरंत बहुत इजीली अल्फा की वैल्यू निकल के आती है हाफ ऑफ ई रेज पावर, और ई की पावर में निकल के आता है π/6 प्लस ई रेज पावर हाफ माइनस 1। क्लियरली कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इन 3 डिजिट नंबर एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड। 3 डिजिट का नंबर उसमें कम से कम 2 डिजिट ऑड हो जाएं तो टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? टोटल 3 डिजिट के नंबर बनेंगे 9 इंटू 10 कहने का मतलब 903 डिजिट के नंबर बनेंगे। अब उसमें कम से कम 2 डिजिट ऑड होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड। तो क्या क्या हमारे फेवरेबल केस हैं? तीनों के तीनों ऑड हो जाएं, इवन ऑड ऑड हो जाएं, या ऑड इवन ऑड हो जाएं, या ऑड ऑड इवन हो जाएं। इसमें आराम से केस बना लीजिए, कैलकुलेशन बहुत इजी है। तीनों ऑड होते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5। पहला इवन होता है तो पहली जगह भरने के 4 तरीके होंगे क्योंकि 0 नहीं भर सकते, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5। ऑड इवन ऑड 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस ऑड ऑड इवन भी 5 इंटू 5 इंटू 5। जब इवन पहली जगह भर रहे हो तो 0 नहीं भर सकते, इसलिए उसको भरने के 4 तरीके। लेकिन जब आप इवन दूसरी या तीसरी जगह भर रहे हैं तो आप 0 भर सकते हैं, इसलिए इस बार उसको भरने के 5 तरीके। तो 25 सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 4 9 19। तो आ गया फेवरेबल केस, आ गए 25 इंटू 19। तो 900 को 25 से डिवाइड कर दें तो 36 आ जाएगा। तो 19/36 करेक्ट आंसर है सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर एक सिंपल सा सवाल। द नंबर ऑफ 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स डिविजिबल बाय 6 यूजिंग डिजिट 1 2 3 5 6 7। 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सच कोई डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि हम 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं कि वो इवन नंबर होना चाहिए जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे भी मेंस का पेपर है। 1 2 3 5 6 7 ये टोटल 6 डिजिटें हैं, तो 5 डिजिट आपको चुननी है ताकि उनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो 2 ही केस एक्चुअली बन पाएंगे। पहला केस यहाँ पर बनता है 1 2 5 6 7 का, और दूसरा केस यहाँ पर बनता है 1 2 3 5 7 का। तो यही वो 5 डिजिट का कॉम्बिनेशन है जिसका सम 3 से डिविजिबल है।
तो इनसे बनने वाला हर नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इनसे इवन नंबर बना देंगे तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे कितने इवन नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि लास्ट प्लेस भरने के यहाँ 2 तरीके होंगे, 2 या 6। लेकिन इससे कितने इवन नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 1, क्योंकि यहाँ लास्ट प्लेस भरने कितना तरीका होगा? एक ही तरीका होगा, 2 भरिए। तो टोटल इनको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा सवाल। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों को इन्वॉल्व करता है। वही बढ़िया क्वेश्चन क्लास में करवाया गया। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कवर किए गए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15 आर 8 एंड 3। मीन कितना है? 8 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 3 है। तो मीन को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, तो मीन की वैल्यू 8 दे रखी है। तो मीन किसके बराबर होगा? समेशन xi, सारी वैल्यूज का सम डिवाइड बाय 15, 8 आ गया। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि समेशन xi की वैल्यू कितनी आ गई? 15 इंटू 8 निकल के आ गई, टोटल 120 आ गई। ये हमारे पास समेशन xi निकल के आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाय 15 माइनस मीन स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ गया। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें, दोनों और स्क्वायरिंग कर दें, म्यू की वैल्यू रख दें, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1095। लेकिन हमको वेरिएंस पूछा गया है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमको सही मीन चाहिए होगा, मतलब समेशन xi और समेशन xi स्क्वायर दोनों चाहिए होगा। तो करेक्ट अगर बात करें, करेक्ट समेशन xi, तो क्या हुआ था कि ऑब्जर्वेशन 20 को 5 पढ़ लिया, तो करेक्ट SI कितना होगा? 120 माइनस 5 प्लस 20, दिस विल गिव यू करेक्ट xi। तो ये आ गया 135। और अगर अपन बात करें करेक्ट समेशन xi स्क्वायर की, तो वो आ जाएगा 1095 माइनस, अब अपन ने 5 पढ़ा था तो 5 का स्क्वायर घटाएंगे, 20 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1470। तो अब अपन बड़े आराम से वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइड बाय 15 माइनस म्यू स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे समेशन xi स्क्वायर म्यू, एंड दिस विल कम आउट टू बी 17। फॉर्मूले याद हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। तो 17, यस। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक बहुत अच्छा सवाल। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमको वैल्यू निकालनी आई, उस चीज को देखें। डिटरमिनेंट अगर प्रॉपर्टीज याद है तो इजी क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ए क्यूब, ये निकल के आ गया, और एक डिटरमिनेंट। अब ए जो है, ए खुद कौन से ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट भी थर्ड ऑर्डर का होगा। थर्ड ऑर्डर का होगा तो जब डिटरमिनेंट बाहर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट का होल क्यूब बाहर आएगा, और यहाँ पर आएगा एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ए क्यूब, ये निकल के आ जाएगा। 5 यहाँ से अपन बाहर निकालेंगे तो 5 क्यूब का स्क्वायर निकल के बाहर आएगा, सिंपल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट का होल क्यूब, लास्ट में वैल्यू रख देंगे। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 5 क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर केवल बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, जो कि अपन लिख देंगे डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब। 5 की पावर 6 लिख दीजिए, 3 टू द 6, ये चीज हो गई एडजॉइंट ऑफ ए होल क्यूब। अब अपन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख देते हैं, तो डिटरमिनेंट ए की होल क्यूब 5 क्यूब, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ए की पावर 2 का होल स्क्वायर यानी पावर 4, और पूरे का क्यूब है। अब बस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रख दीजिए 2, तो अगर 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 4 3 12, 12 और 3 15, यानी 2 की पावर 15 इंटू 5 का होल क्यूब। तो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 2 की पावर 15 इंटू 5 का होल, 5 का क्यूब नहीं, 5 की पावर 6। यहाँ कॉपी करने में मिस्टेक हुई है, इसको 6 करो, तो यहाँ पर भी इसको 6 करो, तो 5 की पावर 6, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1। हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए, ए बी एंड पी क्यू आर 2 पोल्स 160 मीटर अपार्ट। ऐसा हिसाब किताब है, अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम यही बना लेते हैं। तो एक पोल आपके पास ए बी है, ए बी,
आगे बोलता है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, तो बी और क्यू, तो ए बी और बी क्यू, तो एक पोल ऐसा ए बी है और एक पोल ऐसा पी क्यू है, लाइक दिस। ए बी एंड पी क्यू आर टू पोल्स 160 मीटर अपार्ट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, तो सी इनका मिड पॉइंट है, तो ये भी 80 मीटर हो गया और ये भी 80 मीटर हो गया। वेयर बी एंड क्यू आर लेवल, इफ द हाइट ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी इसकी हाइट को अगर एक्स कह दें तो पी क्यू की हाइट कितनी हो गई 2x। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है मार्क करते आइए। इफ द हाइट ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस ए बी एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एंड ए फ्रॉम सी, पी एंड ए के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सी से, तो पी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है π/8, और क्यू, ये क्यू नहीं है बेसिकली, ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा, तो ये थीटा ये दे रखा है अपन को रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। प्लेन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो tan थीटा की वैल्यू बेहतरीन निकल के आ जाएगी x/80, और इस राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो tan π/8 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2x/80। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो tan थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई बेसिकली 80 अपन 2 40 tan π/8, तो ये आ गया 40 इंटू tan π/8 होल अपॉन 80। तो बेसिकली अगर tan थीटा की बात करें तो इट इज़ नथिंग बट tan π/8/2, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। आपसे tan थीटा नहीं पूछा, tan स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, बस आप सिंपली इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, और जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2 - 1 का होल स्क्वायर बाय 4। tan π/8 की वैल्यू वैसे भी √2 - 1 होती है, डायरेक्टली अपने को नोन है, तो करेक्ट आंसर आ गया 4। एरिया अंडर द कर्व का एक बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एरिया अंडर द कर्व, थोड़ा सा कर्व स्केचिंग में इन्वॉल्व। y² लेस देन इक्वल टू 8x, तो y² इक्वल टू 4ax कर्व हम लोग जानते हैं कैसा बनेगा, लेस देन इक्वल टू का मतलब इस पैराबोला के अंदर का पोर्शन। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू √2x, तो यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, आइए कलर ले लेते हैं, कलर आ गया एक, कोई सा कलर ले लें, इसको लेते हैं, तो ये लाइन ऐसे निकल के आ जाएगी, ये ऐसी, तो इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, यानी ये मैंने लाइन बनाई है √2x और इसके ऊपर का पोर्शन, और साथ में x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो एक और कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, तो जो रिक्वायर्ड रीजन है वो हमारा ये है बेसिकली 1 से बड़ा, y² लेस देन 8x एंड y ग्रेटर देन √2x, इन तीनों के बीच का। ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमको, ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमको निकालने पड़ेंगे। ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों के तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत बेहतरीन निकल के आते हैं। ये निकल के आता है 4,4√2, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है 1,√2, और ये कॉमन, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा 1,2√2। तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया डायरेक्टली आ जाएगा। आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और 1 से लेकर 4 तक कौन सा कर्व ऊपर है, √8x ऊपर है, माइनस √2x नीचे है, dx। जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, द आंसर विल कम आउट टू बी 11√2/6। तो 11√2/6 यानी आंसर आ गया 3rd। बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड एक बढ़िया सवाल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ध्यान रखना है k पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, फॉर विच द कांस्टेंट टर्म इज 2⁸ into l। लास्ट में इसमें आंसर चुनने में इस बात का यूज होगा कि l इज एन ऑड इंटीजर, तो अपन इसका जनरल टर्म लिख लें तो tr+1 विल कम आउट टू बी 12cr, फर्स्ट टर्म की पावर n-r इंटू सेकेंड टर्म की पावर r। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं, तो अगर अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो आएगा 12cr, 2 की पावर 12 - r, 3 की पावर r, और x की पावर निकल के आएगा 36 - 3r - kr। कांस्टेंट टर्म की अपन बात कर रहे हैं तो 36 - 3r - kr शुड बी 0। कांस्टेंट टर्म यानी उसके अंदर x की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए। तो 36 की वैल्यू आ जाएगी r इंटू 3 + k। तो ये बेसिकली k भी इंटीजर है, r भी इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो r की वैल्यू अगर ये अपन लिखना चाहें तो r की वैल्यू निकल के आती है
36/3 प्लस के। यहाँ से आपके पास 3 पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। k इक्वल टू 1 पर r 9 है, k इक्वल टू 3 पर r की वैल्यू 9 वापस आती है, और अगर k की वैल्यू 6 ले लें तो r की वैल्यू 4 आ जाती है। k अगर 3 रख दें तो 3 + 3 6, तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है, 6 नहीं 9 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आती है। लेकिन इनमें से वो वैल्यू चुननी है, k और r का वो कॉम्बिनेशन चुनना है जिसके लिए ये जो क्वांटिटी है ये 2 की पावर 8 इंटू L आए, जहां L इज ऑड। तो इसके अंदर आपको हर पॉसिबिलिटी रख के देखनी है, यानी 1 9 रखेंगे, 3 6 रखेंगे, 6 4 रखेंगे। तो आप देखेंगे कि केवल इसी केस में L ऑड निकल के आता है, तो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 6। वही पॉजिटिव वैल्यू अपने से पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर है 6। बाइनोमियल थ्योरम पर एक और सवाल। बाइनोमियल थ्योरम पर इस बार सवाल पूछे गए हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ये सीरीज आपको क्लास के अंदर लिखवाई गई है। ये देखिए, इस सीरीज का सम कैसे लिखेंगे, क्लास के अंदर आपको याद है 31 31, इन दोनों ऊपर वालों को जोड़ दो तो 31 31 62 निकल के आ गया C। और जितना इन दोनों का डिफरेंस हो, k और k - 1 का डिफरेंस कितना है 1, 31 में से 1 को घटा दो तो इसका सम आएगा 62C 30। क्लास के अंदर इस प्रकार की सीरीज बहुत सारी कवर की गई है। चाहो तो पूरा एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, पर चूंकि अपन को फॉर्मूला पता है डायरेक्टली यूज करो। माइनस, वही ट्रिक लगाएं, 30 + 30 कितना 60, और k और k - 1 का डिफरेंस कितना 1, तो 30 में से 1 घटाओ कितना आ गया 29। तो डायरेक्टली हमारे पास ये निकल आ गया, तो अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल मिसिंग है, यहाँ 60 फैक्टोरियल होगा, 30 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 32 होगा। देखो फटाफट, अच्छा ये तो मिटेगा नहीं, तो ये जो है आप लोगों के लिए तो तेज काम चल रहा है, 32 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर, तो ये आ गया, तो 30 × 32 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। ये सही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो अल्फा की वैल्यू अपन को निकालनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास ढंग से अटेंड की है, स्पेशली रेजोनेंस पर, जहाँ पर ये इस प्रकार के सारी ट्रिकें आपको बता देते हैं। इन दोनों को जोड़ो, जो बच्चा आज पहली बार देख रहे हैं वो सीख लें हाथों आती। 31 + 31 62, और 31 में से इनका डिफरेंस घटा दो, k और k - 1 का डिफरेंस कितना आता है 1 निकल के आता है, तो 31 में से 1 गए 30, एक बार में सम, यानी जितनी देर में बच्चा पूरी सीरीज लिखेगा आप आंसर निकाल चुके होगे। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लें, बहुत सिंपल है। तो अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर निकल के आ जाती है 2822। यस, सही आंसर है 2822। प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हाइपरबोला में पूछा गया है। प्योर फॉर्मूला बेस्ड कुछ भी नहीं करना है। दिस लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला दिस, जिसकी सेंट्रिसिटी और दे रखा है। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, √1 + b²/a²। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई 2b²/a, जो कि अपन को कितनी दे रखी है 6√2। इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास a² और b² की वैल्यू आ जाएगी। a² की वैल्यू 8 निकल के आती है और b² की वैल्यू 12 निकल के आती है। ये दो इंफॉर्मेशन केवल इसलिए दे रखी है कि अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप सीधे a² और b² निकाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद दिस इज टेंजेंट, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमको पता है, c² = a² m² + b² - b²। कम आ गया, ये रहा, ये हमारे पास निकल के आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c² = a² m² - b²। a² पता है, m² पता है, m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, m की वैल्यू 2 जैसे रखेंगे तो अपन को मिल जाएगी c² की वैल्यू 20। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ गया सेकंड। बढ़िया सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक रियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें एक से ज्यादा है कि नहीं, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 7x की पावर 6, 5x की पावर 4, 3x² + 1। सो जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, यानी एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व है, तो x एक्सिस को केवल एक ही बार काटेगा, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 1। सेट थ्योरी को मिक्स किया गया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। R1 जो देखो P और P की पावर n, P और P की पावर n दोनों ही इस सेट में वो बिलोंग करने चाहिए। और जहां P R1 जो सेट है उसके अगर एलिमेंट लिखे हैं, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है।
R1 इस प्रकार के सारे ऑर्डर्ड पेयर है p कॉमा p की पावर n, जहां p प्राइम नंबर है। देखो अब प्राइम नंबर लेना शुरू करो, समझो R1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 2,1 एलिमेंट आएगा। 2,1 क्यों आएगा? जब p को 2 ले लो और n को 0 ले लो। फिर 2,2 आएगा जब n को 1 ले लोगे। फिर 2,4 आएगा जब n को 2 ले लोगे। 2,8 आएगा, 2,16 आएगा और 2,32 आएगा। ये सारे एलिमेंट निकल के आएंगे 2 के साथ, 2 प्राइम नंबर के साथ। ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो R1 को बिलोंग करते हैं। 3 पर आ जाए तो 3,1 होगा, 3,3 होगा, 3,9 होगा और 3,27 तक गाड़ी जाएगी। 4 को ले लें तो 4 नहीं, 4 को अपन को 5 लेना है प्राइम नंबर। तो अगर 5 को ले लें तो 5,1 होगा, 5,5 होगा, 5,25 होगा बस। उसके बाद 7 को ले लें तो 7,1, 7,7 एंड 7,49। अब इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आप लेंगे, जैसे 11,1, 11,11, तो अब आगे बस यही सेट बनेंगे बस। यानी इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उसमें 13,1, 13,13 ही निकल के आएंगे। अब जरा R2 को देखें एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे आगे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे R2 बेसिकली R1 का सबसेट है जब n की वैल्यू 0 और 1 होती है। तो R2 में क्या होगा? 2,1, 2,2 लाई करेगा, 3,1, 3,3 लाई करेगा। यानी इस प्रकार के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सब जब n की वैल्यू 0 या 1 होगी तो वो सारे एलिमेंट इसमें लाइक करेंगे। अब बोलता है R1 माइनस R2 में कितने एलिमेंट हैं? तो कौन से एलिमेंट हैं जो R1 माइनस R2 यानी R1 में है और R2 में नहीं है? ये वो सारे एलिमेंट हैं जो R1 में है और R2 में नहीं है। इनकी संख्या पूछी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो करेक्ट आंसर इज 8। तो 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो R1 में हैं और R2 में नहीं है। यस, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करने के लिए। अब इसके अंदर अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो हम अंदर वाले का पहले ग्राफ बनाएंगे। -x² + 6x - 1। आइए इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तभी आप वेरिएशन को देख पाएंगे। इसका ग्राफ बहुत सिंपल आता है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये आएगा -1, इसके रूट्स निकालने हैं, 3/8 आ जाएगा, एक रूट 1/4 आ जाएगा, एक रूट हाफ निकल के आ जाएगा। 3/8 पर जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो 1/8 निकल के आ जाती है। अब माइनस, अब आप देखिए आपको इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करना है। तो जब आप 1 पर जाएंगे तो 1 पर आप देखेंगे कि 1 पर इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो -3 निकल के आती है। तो हर इंटीजर पॉइंट पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो -1 कहाँ पर आएगा? तो -1 निकल के आएगा 3/4 पर। फिर -2 कहाँ पर आएगा? वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, y को -2 रख के। और बहुत बेकार वैल्यू 3 + √17/8 निकल के आती है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन शुरुआत होगी 0 से 1 तक, लेकिन 0 से 1/4 जाएंगे तो -1 dx बनेगा। 1/4 से हाफ तक जाएंगे तो 0 dx बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को आंखों से देखते आए। हाफ से 3/4 तक जाएंगे तो हाफ से 3/4 तक जाएंगे, फिर से -1 dx बनेगा। फिर 3/4 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 3 + √17/8 तक जाएंगे तो 3/4 से -2 dx बनेगा। और फिर लास्ट में 3 + √17/8 से 1 तक जाएंगे तो ये -3 dx बनेगा। ढंग से सॉल्व करके, ढंग से सिंप्लीफाई करके करना है। पूरे को इंटीग्रेट करके सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्विंग करने पर वैल्यू निकल के आएगी -√17 - 11/8। तो करेक्ट आंसर है 1। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज पर बेस्ड एक सिंपल सवाल। A1, A2, A3 ये सब GP में है, तो A1 × A3 × A5 × A7 ये इसके बराबर है। A1 का मतलब A हो गया, A3 का मतलब AR² हो गया, A5 का मतलब AR की पावर 4, AR की पावर 6, ये 1/1296 है। तो A की पावर 4 × R की पावर 6, 4, 10, 12, ये आ गया 1/1296। उसके बाद A2 + A4 की वैल्यू दे रखी है। A2 + A4 का मतलब हो गया A2 कितना, AR + A4 का मतलब AR3, ये 7/36 अपन को दे रखा है।
इन दोनों को सॉल्व करके पूरा ए और आर निकालने की जरूरत नहीं है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी और ए आर की वैल्यू 1/36 निकल के आ जाएगी। बस तो सॉल्व कर सकते हैं पर जरूरत नहीं, हमसे पूछा क्या गया है a6 + a8 + a10। a6 मतलब ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 9। तो अपन यहाँ पर आराम से कॉमन ले लें, ए आर की पावर 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा 1 + 5 6 7 + आर की पावर 4। जैसे आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसको ऐसे लिख दें ए आर इंटू आर की पावर 4 इंटू 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4। जैसे आप सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे द वैल्यू विल कम आउट टू बी 43। एक और बढ़िया क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्किल के ऊपर बेस्ड। सर्किल अपन को गिवन है और सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है सर्किल के ऊपर 0,0 और एक और पॉइंट है, इसको O कह देते हैं, और एक और पॉइंट है हमारे सर्किल के ऊपर P 1 + √5,2। ये 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है कि यहाँ पर भी टेंजेंट खींची, यहाँ पर भी टेंजेंट खींची, और इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसने उसको गिव दिस टेंजेंट मीट एट क्यू, क्यू कह दिया है। तो अपन को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। आइए अलग रंग से अगर देखें तो वी वांट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल OPQ। तो हम इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, P और O पॉइंट हमको ऑलरेडी नोन है। तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकल के आएगी, x(x1 + y(y1 + gx + x1) डायरेक्टली हम लिख लेंगे। और OP OQ टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें, PQ टेंजेंट की इक्वेशन लिखें। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 + √5, माइनस टाइम्स 1 + √5/2। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया। अब सीधे हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1/2 0 0 1 1 + √5 2 1, और यहाँ पर 1 + √5 माइनस टाइम्स 1 + √5/2 1। और जैसे आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 × 5 + 3 √5। तो आंसर निकल के आ रहा है सेकंड।